364 करोड़ रुपए 2 किस्तों के रूप में जारी कर दिया, एडवांस में जारी कर दिया राहत। और इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में 190 करोड़ रुपए और जारी किए हैं। एनडीआरएफ की टीम्स हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काम करती रही, जिनने अनेक लोगों की जिंदगी को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और राहत कार्य में भी उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे, लोगों की जिंदगी को बचाने में काम किया। और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से हिमाचल प्रदेश में आकर के बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे। कुल्लू गए, मनाली गए, मंडी गए, बिलासपुर गए। और उसके पश्चात जब इस बात को लगा मुझे कि सबसे ज्यादा डैमेज अगर हुआ है तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, मैं विशेष तौर से कार्यक्रम बना करके नितिन गडकरी जी के साथ मिलने के लिए उनके निवास पे गया। सारे अधिकारी जो हिमाचल से संबंधित, चाहे वो नेशनल हाईवे, चाहे वो एनएचआई के काम को देखते हैं, उनको वहां पर बुलाया गया था। मैंने उनके समक्ष एक ही बात कही कि यहां जो मैं आपको बात कहूंगा उससे सारी तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाएगी। मेरा विनम्र आग्रह है कि आप हिमाचल आकर के एक बार जायजा लें नुकसान का व्यक्तिगत रूप से। और उनने 5 मिनट के अंदर ही बैठक समाप्त करके एक ही बात कही कि हिमाचल आकर के ही बात करेंगे। और मुझे इस बात का संतोष है कि मुझे भी उन्होंने दिल्ली बुलाया और दिल्ली से हम इकट्ठा हिमाचल प्रदेश में आकर के, जहां चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री भी और लोक निर्माण मंत्री भी हमारे साथ, कुल्लू मनाली में जाकर के जो नुकसान हुआ है 4 लेन को, नेशनल हाईवे को, और इसके अलावा कीरतपुर से लेकर के मनाली तक का जो 4 लेन का रोड है उसका हवाई सर्वेक्षण, यानी कि हवाई इससे हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है उसका इंस्पेक्शन भी किया। और मुझे इस बात की भी काफी संतोष है कि 400 करोड़ रुपए की उन्होंने सीधे घोषणा कर दी सीआरएफ के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। और इसके अलावा उन्होंने एक और भी बात कही कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी 4 लेन और नेशनल हाईवे जो डैमेज हुए हैं उसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार ही वहन करेगी। और इससे आगे बढ़कर के उन्होंने एक बात और भी कही कि 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी पुल स्टेट गवर्नमेंट के बनाए हुए पुल हैं, जो नेशनल हाईवे के 1 किलोमीटर के रेडियस में हैं, अगर पार्शियली डैमेज हुए हैं तो उनको रिपेयर करेंगे, अगर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं तो उनको नए सिरे से बना करके भी देंगे। ये भी उन्होंने साथ में बात कही। और ये आकलन अभी तक होना बाकी है, लेकिन ये माना जा रहा है लगभग 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान नेशनल हाईवे 4 लेन का हुआ है। और इसके साथ ये जो ब्रिजेस हमारे जो डैमेज हुए हैं उनको रिस्टोर करने के लिए खर्च आएगा और उसके लिए केंद्र सरकार की ओर से मदद की जाएगी। और इसके साथ साथ में केंद्र सरकार का, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, विशेष तौर से आदरणीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। आमतौर पर जो डैमेजेस, रेन डैमेजेस जो होते हैं, उसके लिए असेसमेंट के लिए जो टीम केंद्र से आती है वो नवंबर के महीने में आती है, अक्टूबर नवंबर के महीने में आती है। लेकिन हमने कहा कि डैमेजेस अब की बार बहुत ज्यादा हैं, ऐसी सूरत में तुरंत डैमेजेस जो हुए हैं उसका आकलन करने के लिए एक प्रिलिमिनरी जो है वो तुरंत टीम यहां पर आकर के पहुंचे और आकलन करने के बाद हिमाचल प्रदेश को मदद हो। वो टीम आई
और हिमाचल प्रदेश में आकर के उनने अनेक जगह का दौरा भी किया और प्रभावित इलाकों का जो डैमेजेस हुए हैं इस बारिश के कारण उसका भी एक आकलन किया है और उसकी रिपोर्ट अवेटेड है। मित्रों, मैं सारी चीजों को लेकर के ये जरूर कहना चाहूंगा कि विपक्ष में रहते हुए भी हमने ईमानदारी से एक प्रयत्न किया है कि ऐसे संकट की घड़ी में, जो संकट आज भी अभी तक भी बरकरार है, जो बारिश का जो एक रुख देख रहे हैं, एक माहौल देख रहे हैं, हम अपनी ओर से दे रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर राजनीतिक दृष्टि से इसमें कोई किसी व्यक्ति ने बात की तो शुरुआत कांग्रेस पार्टी की ओर से हुई, कांग्रेस के नेतृत्व की ओर से हुई, मुख्यमंत्री की ओर से। बार बार ये कहना कि हिमाचल को मदद ही नहीं मिली है, हिमाचल को कुछ दिया ही नहीं है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में जो केंद्र की मदद मिली है वो जगजाहिर है, वो सबकी जानकारी में है। और वही पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार जिस प्रकार से लोगों को बांट रही है, मेरा उसमें यही कहना है कि उसमें पारदर्शिता हो। नेताओं के परिवार के लोग ना बांटे उस पैसे को, उसके लिए व्यवस्था है, अधिकारी है। कोई विधायक जाना चाहता है, समझ में आता है, मंत्री जाना चाहता है, किसी को मदद करने के लिए जाए, लेकिन केंद्र से भेजी हुई राहत को मंत्री और विधायकों के परिवार के लोग, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी लोग बांटने के लिए हाथ में पैसे लेकर के फोटो खींच रहे हैं। ये मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी तक मैं हिमाचल प्रदेश में, मैं शिमला जिला गया, सोलन गया, सिरमौर गया। सिरमौर में बहुत बड़ी त्रासदी हुई है जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मृत्यु हुई है। उस परिवार को भी मिलने के लिए गया, लेकिन जानकारी मिली अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि वहां पर नहीं पहुंच पाया है। मैं उस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त हम ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो बरसात और बाढ़ के कारण जो त्रासदी का दौर चल रहा है, इसमें कम से कम मेहरबानी करके कांग्रेस के लोग राजनीतिक बयान ना करें तो अच्छा रहेगा। हम विपक्ष में होते भी उनको सहयोग दे रहे हैं, इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। और हमारी पार्टी के लोग भी उसमें मदद करने की दृष्टि से, जहां राहत पहुंचाने की बात है, जहां मदद करने की बात है, उसमें हम रात दिन जुटे हुए हैं। ये भी मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं आपके धर्मशाला में हूं। इससे एक पार्ट तो ये है जो हमारा बाढ़ से प्रभावित सारे जो परिवार है उनके प्रति हमारी संवेदना है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई, 200 से ऊपर का ये आंकड़ा हो गया है। और चंबा में हमारे 6 जवानों की भी दुखद मृत्यु हुई है, उसमें से एक और व्यक्ति भी थे, 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। पुलिस के जवान जो लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग के ये काम के लिए निकले हुए थे, उनके परिवार के प्रति भी हमारे संवेदना है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति जो है वो इस घटना के प्रति जो है वो दुख व्यक्त करता हूं। और हिमाचल प्रदेश में जितने भी लोग अभी तक इस बारिश और बरसात के कारण जिनकी जिंदगी चले गई है, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। दूसरी अगर मैं बात कहूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी की सरकार के 8 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है और व्यवस्था परिवर्तन के नाम से बहुत जिक्र होते रहे, लेकिन व्यवस्था को ठीक करने की फिक्र हुई नहीं, जिक्र जरूर होता रहा। शुरू का दौर हमने ऐसा सोचा कि नए मुख्यमंत्री हैं तो इसलिए कुछ काम करने देना चाहिए, लेकिन 8 महीने का कार्यकाल जो बीता है
वो सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक परिस्थिति है जिसमें मुझे कहना पड़ रहा है। किसी सरकार की लोकप्रियता अगर 8 महीने के छोटे से कार्यकाल में रसातल में चले गई, इसमें मुझे लगता है कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगभग 250 मर्डर के केसेस हिमाचल प्रदेश में इन 8 महीने में हो गए। जो हमें कहा जाता था कि हम लोन लेते हैं, हमने 2 सालों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया था शुरू के। यहां 8 महीने में 8,000 करोड़ रुपए का ऋण ले चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ इस प्रकार का एक माहौल खड़ा हुआ है। मंत्री मुख्यमंत्री की नहीं सुनते, विधायक मंत्रियों को मंत्री नहीं मानते हैं, और इस तरह से स्थिति यह हो गई कि अधिकारी इतने असमंजस की स्थिति में हैं, कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या। हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि जब बड़े स्तर पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जिसमें एक एक इंडस्ट्री में 10-10 हजार हिमाचल के नौजवानों को रोजगार मिले हैं, वो पलायन करने की स्थिति में आ गए। इंडस्ट्री का जिक्र नहीं करूंगा, मैं कुछ वक्त बाद करूंगा, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार ये स्थिति बनी क्यों है? चारों तरफ जो लूट का एक माहौल बना है, इस तरह का इस माहौल को आज से पहले कभी हिमाचल प्रदेश में इस तरह से नहीं देखा। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे भी मिले हमें जिन्होंने कहा कि हमारा काम यहां पर भी है, बिहार में भी है। बिहार के बारे में बहुत अच्छा नहीं बोला जाता था, लेकिन ये कह रहे हैं कि वहां पर हमारा काम अच्छा चल रहा है, यहां ये हिमाचल, देवभूमि हिमाचल उससे भी आगे निकल गया। ये बड़ा चिंता का विषय है। ये हो कह रहा है, आखिरकार ये सोचने का विषय है। मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या हालात बने हैं। अधिकारियों के ऊपर किस प्रकार के आरोप लग रहे हैं और अधिकारी आपस में किस प्रकार से एक दूसरे का गला पकड़ने के लिए तैयार हो गए। जिन अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने स्वयं विधानसभा के अंदर कहा कि इनके ऊपर ये आरोप है, ये आरोप है, ये आरोप है, वो एक्सटेंशन पर आ गए और उनके चीफ एडवाइजर बन गए। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का कहने का आदी नहीं हूं, मैं तो स्मरण दिला रहा हूं कि आपने विधानसभा की कार्यवाही में अपने आप बोला है, वो कार्यवाही का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? अगर हम कांगड़ा की अगर बात कहें, यहां आप अच्छी तरह से सारी चीजों को समझ सकते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल हाशिए पर कर दिया गया है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में कांगड़ा जिला का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन उसके बावजूद जहां जहां पर 4 मंत्री हुआ करते थे, आज 1 मंत्री है, मसा मुश्किल जिसको बोल सकते हैं, और जिनके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, वो अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं। दो बड़े जिले हिमाचल प्रदेश में हैं, कांगड़ा के बाद मंडी जिला, और मंडी जिला में तो यह है कि तय ही कर दिया है मुख्यमंत्री ने, कुछ करना ही नहीं है। जो किया जा रहा था
उसको बंद करिए। सारे के सारे काम रुके पड़े हैं, बंद पड़े हैं। आज हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जो एडीबी का जो हमारा प्रोजेक्ट जो है 2100 करोड़ रुपए का हमने सैंक्शन करके लाया था, हमारा इंटरनेशनल लेवल का एक कन्वेंशन सेंटर हमने धर्मशाला के लिए उसमें प्रपोज किया था 200 करोड़ की लागत से, क्या हुआ उसका? और मुझे जानकारी मिली है उसको भी स्केल डाउन करने की कोशिश हो रही है, उसको 100 करोड़ या 100 करोड़ से भी नीचे लाने की कोशिश हो रही है। हमने कांगड़ा को हमेशा महत्व दिया। पीछे कहा कि हम 9 दिनों के प्रवास पर कांगड़ा जिला के लिए आ रहे हैं, और सही मायने में जो लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि 9 दिन का प्रवास, अगर प्रवास का समय अगर काउंट करें तो वो 9 घंटे का भी प्रवास नहीं हुआ। आखिरकार जिस जिले का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में रहा है, उसके साथ इस प्रकार से व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमने प्रधानमंत्री जी को पहली साल भी धर्मशाला लाया, 1 साल पूरा होने पर इन्वेस्टर्स मीट पर हमने धर्मशाला फिर से प्रधानमंत्री को दूसरे साल पूरा होने से पहले फिर बुलाया, और उसके पश्चात यहां पर चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस जो है पूरे देश की यहां पर आयोजन धर्मशाला में करवाया, जहां प्रधानमंत्री जी आए, एक दिन आए ही नहीं, आने के बाद रुके भी यहां पर 2 दिन रुकने के बाद, यहां से उस मीटिंग को पूरा करने के बाद हमने मूर्त रूप से, व्यवहारिक रूप से धर्मशाला और कांगड़ा जिले के महत्व को अधिमान दिया है। लेकिन कांग्रेस के लोग इस बात को हमको स्पष्ट करें कि आखिरकार उनने क्या किया है। और उसके बाद हमारी ही गवर्नमेंट के दौरान जो ये भी निर्धारित हो गया, तो जो हमारा G20 का जो इवेंट जो है उसको भी हम धर्मशाला करने के लिए हमने प्रपोज किया, और G20 का सम्मेलन जो है धर्मशाला में करवाया गया। और ये भी उस दृष्टि से हम सत्ता में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश में हम सत्ता में ना होने के बावजूद भी धर्मशाला यानी कि कांगड़ा जिला का हमारे लिए महत्व है और राष्ट्रीय स्तर पर महत्व है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे उस बात को लेकर के भी स्वीकार किया। यहाँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम कह सकते हैं, हमारा जो सौर वन विहार जो डैमेज हुआ था उसको फिर से हमने डेवलप करने के लिए, क्योंकि टूरिस्ट का आने जाने का एक बहुत बड़ा केंद्र था वो, और उसका एक और भी महत्व है भावनात्मक दृष्टि से, उसको भी हमने बहाल करने की कोशिश की है, और जो डैमेजेस उसको हुए थे उसको भी पूरा करने का हमने प्रयत्न किया है। मित्र, मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं बात कह सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि आज की इस पत्रकार वार्ता में 2 पार्ट में मैंने कुछ चीज़ों का जिक्र किया है। पहला पार्ट जो है वो डेडिकेट किया हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी का दौर बाढ़ और बरसात के कारण जिसको हम झेल रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा सा जिक्र मैंने हिमाचल प्रदेश में सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में 8 महीने के इस सफर में कहां पहुंची उसका थोड़ा सा जिक्र किया। गारंटियों के बारे में बहुत बात करते हैं, हमने गारंटियां पूरी कर दी, लेकिन हम जानना चाहते हैं, हम 20 प्रदेश में रहते हैं, कि गारंटी आखिर पूरी हुई तो हुई कौन सी है। कहा कि हमने ओपीएस लागू कर दी, लेकिन ओपीएस लागू करने के साथ साथ में बहुत सारे प्रश्न अभी तक खड़े हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी अपनी मांग पर खड़े हुए हैं। ओपीएस के उस सारी चीज को क्लैरिटी के साथ अभी तक भी कठिनाई आ रही, कर्मचारी उसको ऑप्ट करने के लिए संकोच कर रहे हैं। वजह क्या है? इसलिए उसको हम ऐसा माने कि वो ओपीएस कह दिया और लागू हो गया, ये पूर्ण रूप से हो गया, ये नहीं है, ये हकीकत नहीं है। दूसरी बात कही थी हिमाचल प्रदेश में हर महिला को 1500 रुपए मिलेंगे। क्या हुआ उस 1500 रुपए का? तीसरी बात उन्होंने कही थी हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। क्या हुआ उसका?
हमने गारंटी नहीं दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, ना ही हमने घोषणा की थी, लेकिन उसके बावजूद 125 यूनिट बिजली फ्री देने का हमने ऐलान किया और इस ऐलान को आज भी सरकार जो है वो कायम रखने पर विवश है, क्योंकि उसमें जनहित में हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ी एक राहत मिली है। हमने वादा नहीं किया था हिमाचल प्रदेश में कि महिलाओं की आबादी 50% है और इसलिए उनको जो है घोषणा पत्र में इस तरह की व्यवस्था करने। हमने घोषणा पत्र में वादा किए बिना भी महिलाओं का आने जाने का बस का किराया आधा किया है, लेकिन यहां 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बातें कही गई, गोबर खरीदने की बातें कही गई, 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही गई। 8 महीने में 8,000 से ज्यादा आउटसोर्स में लगे कर्मचारी घर में भेज दिए, उनको नौकरी से हटा दिया गया। कोविड के दौरान अपने जीवन को संकट में डाल करके काम करने वाले जो वॉलंटियर्स, जो आउटसोर्स में लगे थे, जो काम करने कर्मचारी लगे थे, नर्सें हैं, फार्मासिस्ट हैं, वार्ड बॉयज हैं, उनको 8 महीने से सैलरी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्टर ने, जो ठेकेदारों ने जो टेंडर होने की प्रक्रिया पूरा करने के बाद जो काम किए हैं, 8 महीने से उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही है, काम पूरा होने के बावजूद भी। सारे बीडीओ के दफ्तर से, डीसी के ऑफिस से जो अनस्पेंट मनी जितना भी है सबका सब वापस बुला लिया गया। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी चीजों को लेकर के। और भारतीय जनता पार्टी के जो इस प्रकार के जो निर्णय जनहित में लिए थे, मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले अनाथ आश्रम गए, अच्छी बात है, उस भाव का मैं भी सम्मान करता हूं। और घोषणा की कि पहली कैबिनेट में एक योजना शुरू की, सुखाश्रय, शायद में सुखाश्रय के नाम से, वो भी किसी ने सलाह दी कि अपने नाम से योजना शुरू करनी चाहिए। हिमाचल में आज तक अपने नाम से किसी मुख्यमंत्री ने किसी योजना की शुरुआत नहीं की, लेकिन इस शुरुआत की गई। लेकिन भाव अच्छा है, अगर उसमें तो काम करना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं की और ना करते। लेकिन उनको इस बात को भी समझना हो गया है, 20,000 से ज्यादा ऐसे लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं, जिनके लिए हमने सहारा योजना, हमने अपने नाम से नहीं, उनको सहारा देने की दृष्टि से, मदद करने की दृष्टि से उस योजना की शुरुआत की थी। पिछले 8 महीने से उनको वो पैसा देना बंद कर दिया। जब मुख्यमंत्री से बात की तो कहता कि ऐसा नहीं है, हम दे रहे हैं। जब चीफ सेक्रेटरी से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं मालूम करता हूं, और आखिरकार उनका फोन वापिस आया, उन्होंने कहा कि आप सही बोल रहे हैं कि सही मायने में पैसा नहीं जा रहा था। मेरे को 20 फोन ऐसे लोगों के आए जो बिस्तर पर पड़े हैं, उन्होंने कहा कि जो पैसा सहारा योजना का हमारे खाते में आता था नहीं आ रहा है। तब मैंने पता किया, फिर मालूम पड़ा कि ट्रेजरी में इस तरह के कुछ आदेश दे दिए गए थे कि ये पैसा जारी ना किया जाए। इतना भी मानवीय दृष्टिकोण नहीं रह गया सत्ता में आने के बाद। अरे योजना का नाम बदलना बदलिए, आपको लगता है कि उसका आप अपने नाम पर ही रखना चाहते हैं, रखिए, लेकिन कम से कम मानवीय दृष्टिकोण रखिए, उन भावनाओं को सम्मान करिए। जहां हम हिमाचल प्रदेश के ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जिनका कोई नहीं है। हिमकेयर का पैसा वो बंद पड़ा हुआ है, आधा अधूरा बीच में भेज रहे हैं, और उसका भी गला घोंट करके इस योजना को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं, मैं समझता हूं बहुत लंबे सारे विषय जाएंगे, लेकिन 8 महीने का ये कार्यकाल अफरा तफरी में गुजरा और व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र तो हुआ, लेकिन चारों तरफ अव्यवस्था का आलम है। इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश में अभी त्रासदी के दौरान यही कहूंगा कि फोकस करें, जो गरीब लोग, जो प्रभावित लोग हैं, उन तक जो केंद्र द्वारा भेजी गई राहत वो पहुंचे, और उस राहत के माध्यम से उनके जख्मों को मरहम लगाने का काम प्रदेश सरकार करे। और उसके साथ साथ सेब का सीजन
बिल्कुल जो है इस वक्त क्लाइमैक्स पे है, पूरे जोरों पर है। सड़कें टूटी हैं, उनको खोलने का प्रयत्न करें। और मंत्री जो है वो बोल ज़्यादा रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। और उनको हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन अब ज़मीन पर उतर करके काम भी थोड़ा सा करिए। और इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में आज वर्तमान सरकार में है। और आलम ये हो गया है, अब बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं कि किसी दफ्तर का बाबू जाकर के कार्यक्रमों में जाकर के घोषणा कर रहे हैं कि मैं इतने लाख रुपए की घोषणा करता हूं। इतना बड़ा परिहास सरकार का, इतना बड़ा मजाक सारी व्यवस्था का, जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम से बातें कह रहे हैं, वो मुझे लगता है कि 8 महीने का वक्त अब उनके सामने है। आकलन करना चाहिए कि ये हिमाचल कहाँ जा रहा था, आज कहाँ खड़ा कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। सर, आपने कहा कि आपदा के समय में केंद्र सरकार ने बहुत सारी मदद की प्रदेशवासियों को, और प्रदेश सरकार को अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन आपके ही पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने कहा कि प्रदेश की सरकार इस त्रासदी में बेहतर काम कर रही है। उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखिए, उनने कुछ बात कही होगी, भावनाओं में कही होगी, लेकिन हम मदद कर रहे हैं उनकी ही बातों पर। जो कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार को मदद करनी, हम मदद कर रहे हैं। और केंद्र सरकार केंद्र से मदद कर रही है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन वो मदद पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे, ये आवश्यक है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत ये है कि पात्र व्यक्तियों तक वो पैसा अभी सही तरीके से जहां पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच रहा है। बड़े आरोप लगाए हैं आपने धनराशि के दुरुपयोग के लिए, क्या इसके लिए आप जांच की मांग करते हैं या कानूनी? देखिए, वो सारे दौर आगे आएंगे, अभी हम कुछ नहीं इस बारे में कहना चाहेंगे। तो निश्चित रूप से इन बातों के बारे में जो हमारे ध्यान में आई हैं, ध्यान में आई नहीं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। लोग फोटो के साथ जो है वो पैसे जो दिए जाते हैं, व्यवस्था ये रही है कि 10 से 15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये मैक्सिमम फौरी राहत के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार देती है। वो कैश की शेप में देती है। जब डिजिटल इंडिया हो गया, उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन जो है, उनको जो है असेसमेंट करने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद जो दिया जाता है, जारी किया जाता है, उसके लिए व्यवस्था है। वो व्यवस्था है कि अकाउंट पे पैसा डाला जाता है, चेक दिया जाता है, या तो अकाउंट में डिजिटल ट्रांजैक्शन की जाती है। लेकिन यहाँ कांग्रेस के पदाधिकारी वो नोट दिखा करके, फोटो खींच करके जो है वो पैसा बांट रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के परिवार के लोग ये काम कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। सर, प्रदेश में जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं, उनकी जो खुदाई जो हो रही है, कहीं उसकी वजह से जो ये ज़्यादा जो डैमेजेस हुआ है, कहीं आप इसको मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, एक बात तो हमको मान करके चलना पड़ेगा, ये ध्यान में लाए हैं कुछ टेक्निकल चीज़ें हमने भी, जो हमारे ध्यान में आई है। निश्चित रूप से ये हिमाचल प्रदेश का जो हमारा जो भौगोलिक परिस्थिति है, यहाँ का जो जियोलॉजिकल जो सारा रिपोर्ट्स, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर मिट्टी को छेड़ा जाए तो स्वाभाविक रूप से इरोजन उसमें कुछ वर्ष तक, कुछ महीनों तक होता ही है। और इसमें भी दो राय नहीं, जहाँ पर कटिंग हुई है वहाँ हम देख रहे हैं कि 4-4 साल से भी अभी तक वो स्टेबल नहीं हो पाए हैं, सेटल नहीं हो पाया। अभी तक भी उसमें जो है वो लैंडस्लाइड आ रहे हैं, कुछ जगह मैसिव है। तो ऐसे में तो इस सारी चीज़ को अध्ययन करने के बाद अभी गडकरी जी का, जिनका दौरा हुआ हिमाचल प्रदेश में आकर के उन्होंने देखा है बारीकी से, तो इस पर भी हम थोड़ा विचार करेंगे कि इस सारी चीज़ को किस तरह से किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने में आया है कि बहुत जगह जहाँ कोई कटिंग नहीं हुई है, जहाँ कोई रोड नहीं बनी है, वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स हुए हैं, इरोजन्स हुए हैं, डैमेजेस हुए हैं। तो इसलिए एक मात्र कारण वो नहीं हो सकता है, दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न। लेकिन सारा पूरे प्रदेश भर में नुकसान हुआ है। बहुत जगह ऐसी जगह जहां अपेक्षा ही नहीं की जा सकती थी कि भाई यहाँ पर इस तरह का फ्लड आ सकता है। सर, आपको नहीं लगता कि हिमाचल में अब पहाड़ों के कटाव पे रोक लगानी चाहिए?
धर्मशाला में भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे पहाड़ काटे जा रहे हैं और हर बारिश में लैंडस्लाइड जरूर होता है। निश्चित रूप से इस बात को सोचने की आवश्यकता होगी। आने वाले समय में डेवलपमेंट एक रिक्वायरमेंट रहेगी हिमाचल की, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना, उसके साथ साथ में और भी चीज़ों को लेकर के। लेकिन जो डैमेजेस हमको वर्तमान में जिस प्रकार से सामने देखने को मिल रहे हैं, तो वो चिंता का विषय है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट हो, लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। और ख़ास तौर से जो कटिंग हो रही है रोड्स वगैरह के, उसके कारण क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है। सर, वर्तमान सरकार पर आप लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए कार्य प्रणाली पे। ये भी लगातार सुनने को मिला कि कांग्रेस के बहुत सारे लीडर भाजपा के संपर्क में। जब भी आपसे ऑपरेशन लोटस की बात होती है, बड़े मुस्कुरा करके आप जवाब देते हैं, कभी हाँ कभी ना वाली बात ही सामने आती है। एक्चुअली माजरा क्या है सर, कितने कांग्रेस के लोग संपर्क में है और क्या भाजपा 2024 के लोकसभा का चुनाव के बाद ये कार्यक्रम स्टार्ट करेगी, क्या कहेंगे? लेकिन आप तो आमदा हुए पड़े हैं कि भाई ये हो ही जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे। देखिए, हमारी ओर से बड़ा सीधा सा है। हम एक चीज़ को बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेवारी के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रही है। कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का और चलाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अगर इस अवसर को अगर वो खोएंगे तो उसमें हम दोषी नहीं होंगे, दोष उनके ऊपर ही होगा, क्योंकि वो सारी इस व्यवस्था परिवर्तन की इस दौर में व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे सिर्फ इतना कि हम कोई भी लोटस ऑपरेशन की दिशा में अभी ना सोच रहे हैं ना आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने बोझ से, अपने ही हालात की वजह से, अपने ही झगड़े झमेले की वजह से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में चल रही है, तो सरकार चलने के आसार सचमुच में एक सड़क पर आम चलने वाला व्यक्ति भी कह रहा कि दिख नहीं रहे हैं कि ये सरकार चल पाएगी। सर, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कैसी विचारधारा की पार्टी है जो आम जनता के हित के लिए कार्य करते आई है, परंतु अगर बात करें जैसे कि चंबा में जो हादसा है, पुलिस जवान जहाँ शहीद हुए, तो कल उनकी चिताएं अभी तक ठंडी नहीं हुई थी और पिछले कल ही आपकी कार्यकर्ताओं की ऐसी जो कार्यक्रम था वहाँ पे नाच गाते हुए आपके जो कार्यकर्ता है, नेता नजर आए। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, उस पर हमारी संवेदना है। मैंने पहले ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में ही कहा है कि जो चंबा में हमारे 6 जवानों की दुखद मृत्यु हुई है, जो पुलिस में नौकरी करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, एक्सीडेंट में उनकी दुखद मृत्यु हुई है, उस पर हमारी संवेदना है। और ये जहाँ ये जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, ये मेरे संज्ञान में बात आई है। क्या इस तरह होना चाहिए था कि जो चिताएं थी वहाँ एक तरफ चिताएं जल रही थी, दूसरी तरफ वो जो है नृत्य किया? देखो, इस प्रकार का भी मुझे लगता है कि चलो मेरा कहने के मुझे इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना है कि मैंने कहा कि संवेदनाएं वहाँ पर भी थी, यहाँ पर मैं खुद व्यक्तिगत रूप से कर रहा हूँ। संवेदनाएं हमारे उन परिवारों के साथ हैं निश्चित रूप से, क्योंकि हादसा हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में उसमें जो जवानों की जो डेथ हुई है वो कांगड़ा जिला से संबंधित है। सर, कांग्रेस का कहना है कि लास्ट क्वेश्चन सर, कांग्रेस का कहना है कि 2024 के लोकसभा का चुनाव भाजपा जली हुई कारतूस के सहारे जीतने की कोशिश करती है। उनका कहना है कि जितने भी आपने उपाध्यक्ष बनाए हैं वो लगभग 70% चुनाव हारे हुए हैं। क्या हारे हुए नेताओं के साथ बीजेपी 2024 का चुनाव जीत पाएगी? जो खुद का चुनाव नहीं जीत पाए वो लोकसभा में कैसे जीत ला पाएंगे? देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस कुछ जरूरत से ज़्यादा उत्साहित होकर के पिछले कुछ अरसे से बातें कर रही है। इसका परिणाम अभी आपने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के रूप में देखा। ये पहली बार हुआ लोकसभा के इतिहास में जिन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया गया, वो वॉकआउट करके ही चले गए, क्योंकि वो सामना नहीं कर पाए। और जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व ने, गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई वहाँ पर कांग्रेस की और यूपीए की सारी चीज़ों को जवाब वहाँ पर मिल गया है। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार यूपीए की स्थिति ये है कि उनको नाम बदलना पड़ रहा है। यूपीए इतना बदनाम हो गया है, घोटालों का दौर इतना लंबा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले यूपीए के सरकार के दौरान हुए हैं। तो इसलिए नाम बदलने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं था।
मैं यही कहूँगा कि लोकसभा का चुनाव 2014 में चारों सीटों पर जीते हैं हम हिमाचल में, 19 में चारों सीटें जीतने के साथ 68 की 68 सीटों पर हमने बढ़त हासिल की है, और 2024 में भी हम चारों सीटें जीतेंगे। और हिमाचल प्रदेश में हमारा लक्ष्य है कि हम 100% अपना योगदान नरेंद्र भाई मोदी जी को हैट्रिक बनाने में दें, यही मुझे कहना। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आप सभी अल्पाहार के लिए आमंत्रित। यही